बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे हमने जो है लास्ट वीडियो में इंस्पेक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें हमने 1 बाय 1 रेस्पिरेटरी रेट देखा पहले पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है और किन वजूहात की वजह से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने शेप ऑफ देखा कि नॉर्मल क्या होता है रेप्टिकल, और उसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ट्रांसफर डायमीटर बड़ा होता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से, ठीक है। 5:7 होता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसफर रेशो, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि बैरल शेप चेस्ट होगा, तो इसका मतलब कि कोई एम्फाइसीमा की कंडीशन है वहाँ पे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर जब बराबर हो जाएंगे तो कुछ सोचो एक बैरल लाइक शेप बन जाएगी ना चेस्ट की। दूसरा हमने ये भी देखा काइफोसिस में, काइफोसिस आपको आगे बताई थी, फिर मैंने डिफॉर्मिटी में आपको बताया कि पेक्टस कैरेटम क्या होता है, रीजन चेस्ट होती है, और किस में होती है कि कोई रेस्पिरेटरी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज अगर किसी बच्चे को है लंबे अरसे तक तो उसमें आपको पिजन चेस्ट मिलेगी मोस्टली, या रिकेट के पेशेंट में भी हो सकती है। दूसरा पेक्टस एस्केवेटम में आपको फनल शेप मिलेगी, एक डेवलपमेंट एनोमली है और उसकी वजह से आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन भी इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने हैसन सर्कस में बताया कि क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कस होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि डायफ्राम की स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन की वजह से, इनरोइंग ऑफ रेप्स की वजह से एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव बन जाता है जिसे हम हैसन सर्कस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बता रही थी कि बेटे चौथी डिफॉर्मिटी ये है कि थोड़ा सा काइफोस्कोलियोसिस, जो कि काइफोसिस स्कोलियोसिस दो अलग अलग है, ठीक है। अगर काइफोसिस क्या है कि एक देखिए हमारी स्पाइन में भी बैकवर्ड और थोड़ी ना बैकवर्ड कर्वेचर होता है, लेकिन अगर इंक्रीज बैकवर्ड कर्वेचर हो जाए ना तो वो काइफोसिस कंडीशन हो जाती है। स्कोलियोसिस ये होता है कि लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, मतलब अगर आपका जो है ना वो लेटरल कर्वेचर हो आ रही है, ठीक है, लेटरली थोड़ा सा, यहाँ पे पिक्चर तो नहीं दी लेकिन लेटरल कर्वेचर आएगा ना तो स्कोलियोसिस है। और अगर इंक्रीज होगा कर्वेचर, ठीक है, स्पाइन की, तो वो काइफोसिस है, क्योंकि हमारी स्पाइन में कर्वेचर होता है उसमें, लेकिन अगर वो कर्वेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप लोग देखते हो कि कुछ लोगों के जो है ना बैकवर्ड थोड़ा सा उठा हुआ होता है। वो क्यों? क्योंकि काइफोसिस की कंडीशन होती है, ठीक है। और दोनों भी साथ हो सकते हैं। काइफोस्कोलियोसिस मतलब इंक्रीज कर्वेचर भी है और साथ में लेटरल कर्वेचर भी है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अच्छा, इस ये जो है बहुत माइनर फॉर्म मिलेगी दोनों की कंडीशन एक साथ, ठीक है। और ये किस में मिले, इससे होता क्या है, इसकी सीवियर फॉर्म जो है क्या कर सकती है, जो ट्रैकिया है और जो एपेक्स बीट है उसको शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी कार्डियक फेलियर हो सकते हैं, खुद सोचो जब बहुत ज़्यादा कर्वेचर आ रहा है तो उसकी वजह से जो है हमारे रिब्स वगैरह जो हमारी रिब्स है, ठीक है, उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। जो हमारी ट्रैकिया है, जो एपेक्स बीट है, वो भी शिफ्ट होगी, क्योंकि पूरा जो है एक कर्वेचर आपका चेंज हो गया है। जाहिर सी बात है उसी के अंदर आपके लंग्स हैं, ठीक है, आपका दिल भी वही एग्जिस्ट करता है आगे, तो उस सब पे भाई मतलब उनके फेलियर भी हो सकते हैं इसमें, आप तो इस तरह से आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरा जो है, अब क्या होती है कि लोकल बल्जिंग ऑफ द चेस्ट वॉल, मतलब किसी एक जगह पे ना चेस्ट वॉल पे बल्जिंग लाइक है, तो वो बल्जिंग किन वजूहात की वजह से हो सकती है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा लोकल फ्लैटनिंग है, अगर कोई रिट्रैक्शन हो रही है चेस्ट वॉल के अंदर की तरफ से, आपको फ्लैटन लग रहा है, तो वो किन वजूहात की वजह से होती है। तो बल्जिंग का पहले देख लो, बल्जिंग प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। दूसरा न्यूमोथोरेक्स, एयर बिल्डअप हो सकती है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, ठीक है, तो मैं आपको बताई थी लोकल बल्जिंग ऑफ चेस्ट वॉल प्लूरल एफ्यूजन की वजह से न्यूमोथोरेक्स। प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है आपको पता होगा कि एयर जो है फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है चेस्ट और लंग के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन चेस्ट एंड लंग्स। और दूसरा जो है न्यूमोथोरेक्स, मैंने क्या बताया कि ये एयर जो है एक्यूमुलेट हो जाती है चेस्ट एंड वॉल के दरमियान। और कोई फ्रैक्चर हो सकता है, मेल यूनियन ऑफ रिब्स हो सकती है। खुद सोचे जब रिब्स जो है उसकी मेल यूनियन होगी, मेल यूनियन मतलब कि सही से उनकी यूनियन नहीं हो पा रही होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो चेस्ट है ना उसमें बल्जिंग शो हो रही होगी। अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तब भी बल्जिंग शो होगी। और खुद सोचे जब फुल फ्लूइड बिल्डअप होगा, कोई एयर बिल्डअप होगी, तो आपका चेस्ट में लोकली बल्जिंग शो होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंस लाइक याद करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। दूसरा देखिए, फ्लैटन रिट्रैक्शन में कोई चीज़ अंदर की तरफ धंस रही है, फ्लैटेंड हो रही है, रिट्रैक्शन हो रही है, तो वो क्यों होगी? जब आपका लंग कोलैप्स कर जाए, ठीक है, तो आपको अपनी चेस्ट वॉल थोड़ी सी नीचे दबती हुई नजर आएगी, मतलब अपनी नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मोस्टली पेशेंट की ना, कोई भी पेशेंट या फिब्रोसिस ऑफ लंग्स हुई हुई हो, ठीक है, न्यूमोनेक्टोमी कोई किसी की सर्जरी हुई हो, लंग रिमूवल, तो उसमें आपको फ्लैटन और रिट्रैक्शन दिख सकती है, ठीक है। तो सेंस लाइक याद करें जिस तरह से मैंने आपको बताया। कोलैप्स में जाहिर सा कोई भी चीज़ कोलैप्स होगी, लंग्स होगा, फिब्रोसिस, तो उसमें फ्लैटिंग ही नजर आएगी ना, न्यूमोनेक्टोमी में भी फ्लैटिंग नजर आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको साथ में याद भी करवा दिया। उसके बाद आ जाओ प्रोमिनेंट वेट एंड पल्सेशन,
ठीक है। अब प्रोमिनेंट वेन और पल्सेशन जो है ना किस तरह से कि कुछ पेशेंट के ना आप देखोगे, यहाँ पे डायग्राम तो नहीं थी, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की ना चेस्ट है, तो यहाँ पे ना आपको साइड पे जो है ना प्रोमिनेंट वेन दिखेगी, यहाँ पे अम्ब्लाइकस के साइड पे लेटरली यूँ इस तरह से ऊपर से नीचे पे आते हुए दिखेगी, ठीक है। और वो किस वजह से होगी, सुपीरियर वेना क्या होगी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको किसी पेशेंट में प्रोमिनेंट वेन दिख सकती है, ठीक है। अच्छा, और अबव टू डाउनवर्ड तो बता दिया ना मैंने। और दूसरा एपेक्स बीट आपको विजिबल होगी, ठीक है। अगर एपेक्स बीट आपको विजिबल हो रही है तो पल्सेशन आप फील मतलब देख सकते हो। और दूसरा ये कि स्कार, अगर कोई स्कार मार्क है ना तो इसका मतलब कि कोई प्रीवियस ट्रॉमा हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो आपने फिर पेशेंट से पूछना है, ठीक है। स्कार ऑफ प्लूरल ड्रेन हो सकता है, बायोप्सी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोड़ दे, जो मैंने मेन चीज़ बताई ना वो याद रख लें। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, अब हमने ये मूवमेंट ऑफ चेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूँगी। अब देखिए मूवमेंट ऑफ चेस्ट में आपने क्या देखना है, कंपेयर करना है मूवमेंट ऑफ बोथ साइड ऑफ चेस्ट, ठीक है। चेस्ट की दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट, दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले आपने मूवमेंट देखनी है चेस्ट की, जब पेशेंट ब्रीथ कर रहा होगा ना तो आपने चेस्ट की मूवमेंट देखनी है कि अगर वो रिड्यूस मूवमेंट है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द चेस्ट में बी मूविंग लेस और मैं नॉट बी मूविंग एट ऑल, ठीक है। अगर रिड्यूस मूवमेंट है तो वो किस वजह से हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई बहुत कम मूवमेंट आपको चेस्ट की शो हो रही है ना, तो फिर वो होती है प्लूरल फ्यूजन के केस में, न्यूमोथोरेक्स कंसोलिडेशन के केस में, ठीक है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है कि टिश्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉलिड लाइक हो जाता है, ठीक है। कोई कोलैप्स हो सकता है, फिब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। इन वजूहात की वजह से आपको चेस्ट मूवमेंट थोड़ी सी रिड्यूस दिख सकती है, ठीक है। अगर आपको रिड्यूस दिख रही है तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। दूसरा आ जाओ एबनॉर्मल मूवमेंट, वो आपसे पूछ भी सकते हैं, अगर पेशेंट बैठा हुआ आप कह रहे हो कि रिड्यूस मूवमेंट शो हो रही है तो आपसे पूछेंगे, दूसरा सवाल यही होगा कि तो आप मतलब आपका माइंड किस तरफ जा रहा है, रिड्यूस मूवमेंट किस में शो होती है, तो आपने ये नेम बता देने। दूसरे एबनॉर्मल मूवमेंट, अगर कोई एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है, एबनॉर्मल किस सिचुएशन में हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में एबनॉर्मल मूवमेंट शो हो सकती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लाइक एम्फाइसीमा हो गया, सिवियर ब्रोंकियल एस्थमा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन मेजर एयरवे लाइक लैरिंक्स, ट्रैकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो उसमें आपको जो है ना ये एबनॉर्मल मूवमेंट शो हो सकती है। अब मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ कि एबनॉर्मल मूवमेंट किस तरह से, या तो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल को यूज़ कर रहा है पेशेंट ना मूवमेंट के लिए, चेस्ट मूवमेंट के लिए। अब वो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स कौन से होते हैं, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल, जैसे स्टेनोमेस्टॉइड हो गया, स्क्लेनी हो गया, ट्रेपेजियस मसल जिसे ट्रेपेजी कह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा मसल, जब पेशेंट एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल यूज़ करेगा ना तो उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट शो होगी। किस तरह से, थोड़ा से के जो होगा ना उसका, वो बहुत ज़्यादा मूव अप करेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मतलब नॉर्मल नहीं होगा, वो बहुत धीरे से मूव अप करेगा, बहुत जो है ना उसका पूरा थोरेकेज मूव अप करेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। आप देखोगे तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई ये पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब कोई एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और दूसरा आपको पता है कि एक्सपायरेशन हमारा पैसिव एक्ट है, मतलब उसमें एनर्जी की नीड नहीं होती, ठीक है, पैसिवली हो रहा होता है प्रोसेस। लेकिन एयर में ऑब्स्ट्रक्शन में वो एक्टिवली हो जाता है। खुद सोचो, एक चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, लैरिंक्स ट्रैक या आपका मेजर एयरवे, तो उसमें आपको एनर्जी लगा के एक्सपायरेशन करोगे ना, ठीक है। तो एनर्जी जब लगाओगे तो वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा, वैसे नॉर्मली पैसिव प्रोसेस होता है। लेकिन इनमें एक्स्ट्रा, जब वो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल को यूज़ कर रहा है तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ को उसका एक्सपायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस में ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले मैंने बता दिया एबनॉर्मल मूवमेंट। दूसरा ये हो सकता है कि इनवर्ड मूवमेंट होगी। इनवर्ड मूवमेंट किस तरह से, कोई भी इनड्रोइंग, कोई भी इस देयर इनड्रोइंग हो रही है, सुप्राक्लेविकल फोसा जो है वो इनड्रो हो रहा है, मतलब मूवमेंट इस तरह से हो रही है जैसे कि जैसे कोई चीज़ अंदर जा रही हो ना, कि इनड्रोइंग किसकी हो सकती है, आप सुप्राक्लेविकल फोसा देखोगे, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉच पे हो सकती है, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेसेस हो सकती है, एपिगैस्ट्रम आपको दिख सकता है कि इनड्रोइंग हो रही है वहाँ पे, तो ये इनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इनवर्ड मूव दिया, इनड्रोइंग ऑफ सुप्राक्लेविकल फोसा, सुप्रास्टर्नल नॉच, ठीक है, सारी, और इंटरकोस्टल स्पेसेस, मतलब सारी जो ऊपर से शुरू हो रहा है, पहले सुप्राक्लेविकल फोसा आता है, फिर सुप्रास्टर्नल नॉच, फिर इंटरकोस्टल स्पेसेस और देन एपिगैस्ट्रियम, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप आ जाओ पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट क्या होता है कि रिब्स में डबल फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, या फ्रैक्चर ऑफ स्टर्नम हो गया। मतलब पैराडॉक्सिकल मूवमेंट तब होती है जब आपकी रिब्स, अस्तगफिरुल्लाह, मैं बार बार आपके कह रही हूँ, सो सॉरी, मतलब किसी भी पेशेंट के अगर रिब्स में कोई फ्रैक्चर आ जाए और फिर फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें पैराडॉक्सिकल मूवमेंट दिख सकती है, या कोई स्टर्नम में फ्रैक्चर खुदा ना खास्ता हो गया हो, ठीक है, तो उसमें पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होती है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो चेस्ट वॉल होती है ना वो इनवर्ड मूव करती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन,
ठीक है, क्या होती है कि चेस्ट वॉल इनवर्ड मूव करती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो ये पैराडॉक्सिकल मूवमेंट है। और किस वजह से होती है आपको पता होना चाहिए। स्टर्नम के फ्रैक्चर से डबल फ्रैक्चर हो गया रिब्स में, तो उसमें जो है खुद सोचो, जब रिब्स में एक दफ़ा फ्रैक्चर हो गया और वो रिकवर हो गई, दूसरी दफ़ा फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा कि मतलब फ्रैक्चर, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर हो गया रिब्स में या फ्रैक्चर हो गया स्टर्नम में, तो आपकी चेस्ट वॉल अंदर की तरफ ही मूव करेगी ना। तो जब वो अंदर की तरफ मूव करेगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कहलाएगी। ठीक है, और इनवर्ड मूवमेंट में क्या होती है कि आपको इन ड्राइंग दिखती है। ठीक है, मतलब आपको इन ड्राइंग दिखती है सुप्राक्लिनिकल फोसा में, सब सुप्रास्टर्नल नॉच में, इन सारी चीज़ें में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब नॉर्मल मूवमेंट में मैंने एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल का बताया, फिर मैंने बताया कि इनवर्ड मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, इन लेवल्स पे, और दूसरा फिर मैंने पैराडॉक्सिकल मूवमेंट बताई जिसमें चेस्ट वॉल जो है आपकी इनसाइड जा रही है। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, जाहिर से इंस्पायरेशन में जाएगी, और डबल फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मैं साथ साथ रीज़न और रीज़न को याद करने का तरीका और साथ साथ सेंस भी दे रही हूँ ताकि आप भूलें ना। अच्छा बेटे, अब मैंने जो है ना इंस्पेक्शन की पार्ट 2 है आपका, तो मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करवाया। एक्चुअली मैं हर चीज़ को डिफाइन कर रही हूँ तो थोड़ा लेंदी हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा थोड़ा कर, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि डिटेल में आप समझ जाओ ना। अच्छा, तो मैंने आपको पोजीशन ऑफ पेशेंट बता दिया। ठीक है, कि फ्रंट साइड से करोगे तो सुपाइन पोजीशन में आपने और आर्म एबडक्ट रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप पीछे साइड से जाना, बैक साइड की करना चाह रहे हो, तो आपने पेशेंट के बिहाइंड आके उसके जो है मतलब पहले तो उसके आर्म फ्रंट साइड से उसको क्रॉस करवा देना है, अपोजिट शोल्डर पे हैंड रखवा देना है, और फिर बैक साइड से आप एग्जामिनेशन करनी है। फ्रंट साइड से करोगे तो फुट एंड पे खड़े होगे, बैक साइड की एग्जामिनेशन करोगे तो बिहाइंड दी पेशेंट खड़े होगे। ठीक है, फिर इंस्पेक्शन में खुद सोच, अब ये सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अब मैं यहीं से आपको बताऊंगी स्पाइडरी रेट। मैंने क्या कहा कि स्पाइडरी रेट चेक करने के लिए आपने जो है कि क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है मूवमेंट ऑफ चेस्ट को। ठीक है, और इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के टेंशन को पहले डाइवर्ट करना है, उसकी आप उसका मतलब उसकी रिस्ट, हाथ पकड़ के रिस्ट पकड़ के ये फील करवाए कि आप उसकी पल्स चेक कर रहे हो, जबकि आपका असल मोटिव क्या होगा कि आप उसकी वो देखोगे, चेस्ट मूवमेंट देखोगे। ठीक है, और आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितनी होती है, 14 to 16 पर मिनट होती है। ठीक है, 17-18 भी हो सकती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो टेक्निया की कंडीशन है, जिसमें इसका मतलब ये है कि पेशेंट क्या है, बहुत फास्ट रेस्पिरेटरी रेट है उसका। ठीक है, अच्छा दूसरा आपने देखा कि यार टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर वो मेल है तो इसका मतलब एब्डोमेन थोरेक्स होना चाहिए। एब्डोमेन थोरेक्स उसका पैटर्न है ना, रेस्पिरेटरी पैटर्न, तो डायफ्राम का पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ना। और अगर फीमेल है तो थोरेसिको एब्डोमेन है, मतलब आपका थोड़े वाला पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा फीमेल में। ठीक है, बेबीज़ में भी मोस्टली एब्डोमिनल थोड़े होता है। ठीक है, मेल की तरह होता है बेबीज़ में भी। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजूहत थी बताएं आप मुझे। उसमें था पेरिटोनियल इरिटेशन था, प्लूरल पेन था। ठीक है, प्लूरल पेन जिसमें जो है पूरा एब्डोमिन एक्सक्लूसिवली एब्डोमिन डायफ्राम वाले पार्ट को यूज़ करता है पेशेंट। ठीक है, और पेरिटोनियल इरिटेशन में था कि वो एक्सक्लूसिवली थोरेसिक वाले पार्ट को यूज़ करता है। ठीक है, और कौन कब करता है सब डिटेल में बताया हुआ है। फिर शेप आपने देखी। ठीक है, मैं साथ साथ दिखा भी देती हूँ। देखो एक्सपायरी डेट में वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको रिवाइज करवाई। ठीक है, उसके बाद मैंने टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के पेरिटोनियल इरिटेशन कैसे हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, प्लूरल पेन की वजह से हो सकता है। अच्छा, एसिडिक ब्रीथिंग बताया कि यार मतलब मेटाबॉलिक एसिडिस के उसको जो फ्रीनल फेरिया कीटो एसिडिक की वजह से जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहा होगा, रैपिड और डीप, तो उसे कुस्मल ब्रीथिंग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो फास्टली और डीपली ब्रीथिंग कर रहा है वो एसिडोटिक ब्रीथिंग है। लाइक क्यों, क्योंकि वो कीटो एसिडोसिस या रीनल फेलियर का पेशेंट है, इस वजह से वो कुस्मल ब्रीथिंग शो कर रहा है। चीन स्ट्रोक ब्रीथिंग मैंने ये कहा कि और वेंटिलेशन को हाइपर एपनिया की कंडीशन से वो एपनिया मेसिजेशन और ब्रीथिंग में आ जाता है। और किन कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ब्रेन स्टेम लीजन। ठीक है, ये दो आपको याद रह ही जाएंगे। दूसरा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी आपको याद रह सकता है। खुद सोचे जब सांस जो है बार और वेंटिलेशन हो रही तो आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा ही ना। तो ये 3 तो बिल्कुल लिंक करवा रही हूँ मैं। फिर नार्कोटिक में ओवरडोज बताया तो ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा क्या बताया कि शेप क्या होनी चाहिए, शेप एलिप्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, आपका ट्रांसफर डायमीटर जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, आप ट्रांसफर टू ना इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर याद रख लो। ठीक है, जो कि क्या होता है 7:5 होता है। ठीक है, ट्रांसफर आपको ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि दोनों बराबर हो तो बैरल शेप चेस्ट होगी, जो कि एब्डोमिनिटी और एम्फाइसीमा में होती है। ठीक है, दूसरे पे मैंने डिफॉर्मिटी बताई थी एक्सकेवेटर में क्या होता है, तो मैंने दूसरी वीडियो में भी रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, पिजन चेस्ट होती है, इसमें कैनेटा में पीजन होती है, स्केवेटम में फनल होती है, क्यू होती है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी रिकेट की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट एनोमली है। ठीक है, हैरिसन सर्कस क्यू होता है, डायफ्राम की स्ट्रॉन्ग कंडक्शन के हॉरिजॉन्टल सर्कस आ जाता है। फिर आ जाओ काइफोस्कोलियोसिस में क्या हुआ, काइफोसिस में इंक्रीज बैकवर्ड कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, स्कोलियोसिस में क्या होता है लेटरल कर्वेचर दोनों साथ होगा। काइफोस्कोलियोसिस होगा, कब होगा, क्यों, क्या होगा, सीरोफॉर्म में ट्रैकिया और एपिक वेट पे शिफ्ट हो सकती है, रेस्पिरेटरी और कार्डियक फेलियर आपके इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा मैंने लोकल बल्जिंग बताई, क्लोरल फिशन निमोथोरेक्स की वजह से फ्रैक्चर मेलियन और
फ्लैटिंग क्यों होगी कि कोई कोलैप्स हो गया, कोई फिब्रोसिस हो गई। प्रोमिनेंट वेन कब दिख सकती है आपको, साइड में लेटरली दिखेगी, ठीक है, अम्बिलिकस के साइड पे लेटरली वे में, और उसमें आपको क्यों होगी, क्योंकि इस वे में कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, एपेक्स बीट फील पल्सेशन आपको दिख सकती है। स्कार होगा तो कोई ट्रॉमा, कोई सर्जरी हुई है। मूवमेंट ऑफ चेस्ट में बताया कि आपने मूवमेंट ऑफ चेस्ट देखनी है, बोथ साइड को कंपेयर करना है। रिड्यूस मूवमेंट है तो वो किन वजह से, इन सारी वजूहत की वजह से होगी, ठीक है। एब्नॉर्मल मूवमेंट की है तो क्यों है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है। मेजर ईयर में फाइसीमा हुआ है, ब्रोंकल एस्थमा हुई है, और इसमें 3 चीज़ें, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी मसल को पेशेंट यूज़ कर रहा है, स्टेनोमेटस, स्क्लेनी और ट्रेपेजी को, ठीक है। और थोरिकेज बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मसल को यूज़ करेगा तो थोरिकेज तो मूव अप करेगा ना, नॉर्मली से कहीं ज़्यादा मूव अप करेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। और पैसिव इफेक्ट होता है एक्सपायर, लेकिन यहाँ पे एक्टिव होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो उसमें तो एक्टिव होगा ना, एनर्जी लगा के करे एक्सपायर करेगा। इनवर्ड मूवमेंट में मैंने कहा इनवर्ड मूवमेंट दूसरा आ जाता है नॉर्मल, जिसमें ब्रोंकोलेगुलर फोसा, सुपरस्टेनल नॉच, एपिगैस्ट्रियम, ये सारी चीज़ें। फिर पैराडॉक्सल मूवमेंट बताई मैंने कि इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट वॉल होती है आपकी इनवर्ड मूव करती है। क्यों इनवर्ड मूव करती है, जाहिर सी बात है क्यों इनवर्ड मूव करेगी, जब वहाँ पे रिब्स में कोई फ्रैक्चर हुआ होगा तभी तो वो इनवर्ड आने की इजाज़त देगा ना चेस्ट को। जब रिब्स कोई फ्रैक्चर है, डबल फ्रैक्चर है, या स्टर्नम में कोई फ्रैक्चर है, तभी तो वो चेस्ट वॉल आपको अंदर जाती हुई दिखेगी। तो ये पैराडॉक्सल मूवमेंट है। तो मैंने आपको सब बता दिया 1 बाय 1, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर वो आपको लिखने को कहते हैं ना कि आप इसको लिख के दिखाएं, तो मैंने तो आपको देखें यहाँ पे जो है ना, ये पूरा रेस्पिरेटरी रेट, फिर टाइप रेस्पिरेशन में आपने ये साइड देख ली है जो मैंने आपको बता दिया। फिर शेप में नॉर्मल है, बैरल शेप है। फिर डिफॉर्मिटी में मैंने बताया पिजन शेप, फनल, हायरस, थोड़ा कॉफ, लोकल बल्जिंग, फ्लैटिन क्यों होती है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा से रिवाइज करवाई है, ठीक है। प्रोमिनेंट पल्सेशन स्कार देख लिया, चेस्ट मूवमेंट देख ली कि रिड्यूस है, इन ड्रॉइंग इंटरकॉल स्पेसेस है, सुपरक्युलर फोसा है, पैराडॉक्सल मूवमेंट है, यूज ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ देख ली आपने, ठीक है। तो ये देखिए पूरा मैंने इंस्पेक्शन आपको कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा पल्पेशन होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और इसको आप लिख भी सकते हो किस वे में, कि अगर वो आपसे कहे कि लिखो तो आप क्या लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक किया रेस्पिरेटरी रेट 16 पर मिनट, आप लिख लिया। उसके बाद आपने देखा कि मेल है, मतलब आपका पेशेंट मेल है, तो आपने रेस्पिरेशन इज एब्डोमेन थोरिक लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपने देखा शेप ऑफ चेस्ट नॉर्मल है, ठीक है, मतलब एलिप्टिकल है, कोई डिफॉर्मिटी आपको नजर नहीं आई। जो मैंने डिफॉर्मिटी 4 बताई थी इसमें कोई भी आपको नजर नहीं आ रही, कोई स्कार नजर नहीं आ रहा तो आपने नो स्कार लिखना है। कोई प्रोमिनेंट वेन नजर नहीं आई तो नो, कोई पल्सेशन नहीं नजर आई तो आपने पल्सेशन अगर आपको फील हो रही है तो पल्सेशन विजिबल लिखनी है। एपेक्स बीट आपको विजिबल हो रही है क्लोज टू द निपल, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट की मूवमेंट आपने लिखनी है कि दोनों साइड की क्या है, इक्वली है, ठीक है। अगर वो अनइक्वल होगी तो वो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी जो मैंने आपको बताई थी, रिड्यूस मूवमेंट, एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी, तो आपने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अपने सेंटेंस में क्या लिखना है, रेस्पिरेटरी रेट उसका ये है 16 पर मिनट। फिर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपने फॉर एग्जाम्पल मेल है तो एब्डोमेन, अगर फीमेल है तो थोड़े के एब्डोमेन। अब आपने वो देखना होगा कि अगर वो नॉर्मल है तो आपने इस तरह से लिखना है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख देना है। वो एबनॉर्मल का भी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल का बता रही हूँ। शेप ऑफ चेस्ट नॉर्मल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेशेंट नॉर्मल है तो मैं आपको बता रही हूँ। डिफॉर्मिटी, नो डिफॉर्मिटी है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोमिनेंट वेट, नो प्रोमिनेंट, कोई पल्सेशन हुआ, हाँ फील हो रही है पल्सेशन विजिबल, कोई स्कार मार्क नहीं है। चेस्ट मूवमेंट जो है वो बोथ साइड ऑफ दी चेस्ट जो है वो इक्वल मूवमेंट शो हो रही है। अगर नहीं शो रही फिर वो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या लग रहा है, रिड्यूस मूवमेंट है, एबनॉर्मल है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली केस आपको सेंटेंस वाइज बता दिया। इंस्पेक्शन हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा पल्पेशन होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है। मैं अभी लास्ट में फास्टली लेके गई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है पल्पेशन पे जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में खास के याद रखिएगा।